हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और आज हम पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में देखेंगे जैव विविधता। जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और आप भी इसका नोट्स अच्छे से बना के समझिएगा ताकि आपको भी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा और 1 से 2 बार रिवीजन करिएगा। हमने इसी नोट्स के माध्यम से यूपी टेट में 123 नंबर प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे दे रहा है जैव विविधता दो शब्दों यानी कि बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों बायो और डाइवर्सिटी से मिलकर बना है, जहाँ बायो का अर्थ है जैव और डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। बायो को लाइफ कहा जाता है और लाइफ कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में पाया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। यानी पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है और सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है जीवन। ठीक है। और डाइवर्सिटी यानी विविधता जो होती है, डाइवर्सिटी का मतलब हुआ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी कि अलग अलग प्रकार के। ठीक है ना। यानी कि अलग अलग प्रकार का जो विविधता होती है वही डाइवर्सिटी कहलाता है। और यहाँ पे प्लांट्स जो होता है वह फ्लोरा होता है। ठीक है ना। फ्लोरा जो कि वनस्पत जगत का है। और एनिमल प्लस माइक्रो कॉल्ड एज फौना। ठीक है ना। तो जो वनस्पत जगत होता है उसको पर्यावरण में फ्लोरा कहा जाता है और जो जंतु जगत होता है उसको पर्यावरण में फौना कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। पूछता है कि वनस्पत जगत को पर्यावरण में क्या कहा जाता है, तो फ्लोरा कहा जाता है। और प्राणी जगत या जंतु जगत को फौना कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। आइए कुछ परिभाषा है, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है किसी स्थान विशेष पर अनेक या विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं की किस्म या प्रजातियों की अधिकता जैव विविधता कहलाती है। ठीक है ना। तो किसी भी स्थान विशेष पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों की अधिकता जैव विविधता कहलाती है। इस परिभाषा को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। करा द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज गिवन बाय रेमंड एफ डैशमैन। पूछता है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म जो है, शब्द जो है दिया था, तो रेमंड एफ डैशमैन ने दिया था। और यह भी पूछता है द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय W.G. रोजन इन 1985। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था W.G. रोजन ने दिया था। कब दिया था? तो 1985 ईस्वी में दिया था। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द दिया था रेमंड एफ डैशमैन ने दिया था। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे नोट करके लिखा है कुछ चीज़ें जिसको आपको देखना है। कह रहा है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। ये भी सवाल आता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है और वहीं ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटेगी और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर जैव विविधता बढ़ेगी। और अगला कह रहा है जैव विविधता संरक्षण के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो जो जैव विविधता का संरक्षण होता है वह दो प्रकार से होता है। आइए देखते हैं कौन कौन सा वो प्रकार है। तो पहला प्रकार है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो जो स्वस्थानीय संरक्षण होता है उसको इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है और जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है उसको इक्ज सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। आइए स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण को समझते हैं। तो कह रहा स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। तो पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा। और इसके अंतर्गत यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को कुछ विशेष स्थानों में संरक्षित किया जाता है। ठीक है ना। तो स्वस्थानीय संरक्षण में पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाएगा, जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीव जंतुओं या वनस्पतियों को कुछ विशेष स्थानों में संरक्षित किया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो
जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 विधियां हैं, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैव विविधता का संरक्षण, पहला स्वस्थानीय संरक्षण है, दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण है। तो स्वस्थानीय संरक्षण में नेशनल पार्क आता है जिसको राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, जैव मंडल आगार आता है, पवित्र उपवन एवं झीलें आते हैं। तो यह चारों चीज़ें जो हैं स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये सब जो है नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं। और बाह्य स्थानीय संरक्षण जो होते हैं, जू होता है यानी चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान जिसको बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है, जीव बैंक, बीज बैंक, यह जो है मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और इनको इनके जीवों को विशेष स्थानों पर रखा जाता है। जैसे जू चिड़ियाघर में जानवरों को रखा जाता है, वनस्पति उद्यान में कुछ विशेष पौधों को रखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जैव विविधता का संरक्षण 2 प्रकार से हो गया, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में पेड़ पौधे या जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षित किया जाता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को कुछ विशेष स्थानों पर जैसे जू, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीव बैंक, बीज बैंक में संरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है संरक्षित जैवमंडल। आइए संरक्षित जैवमंडल के बारे में जानते हैं। तो यहाँ कह रहा है संरक्षित जैवमंडल जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो भारत में कुल 18 संरक्षित जैवमंडल हैं। भारत में पूछता है कुल कितने संरक्षित जैवमंडल हैं, तो 18 संरक्षित जैवमंडल हैं। अब कह रहा है जैवमंडल होता क्या है, तो पृथ्वी पर उपस्थित स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सम्मिलित रूप को ही जैवमंडल कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, पृथ्वी पर उपस्थित स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जैवमंडल दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मानस जैवमंडल असम में है, मन्नार की खाड़ी जैवमंडल तमिलनाडु में है, कच्छ जैवमंडल गुजरात में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, कोल्डर डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, केरल कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो नीलगिरी पर्वत जो है यानी कि नीलगिरी जैवमंडल का भी नाम है, तो यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में है। देहांग दिवांग जैवमंडल अरुणाचल प्रदेश में है तथा पंचमढ़ी जैवमंडल जो है मध्य प्रदेश में है और शेषाचलम जैवमंडल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से यह भारत में संरक्षित जैवमंडल है और कुल जैवमंडलों की संख्या 18 है। जैव विविधता के अंतर्गत कुछ और चीज़ें हैं, आइए इसको देख लेते हैं, इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। जैसे कह रहा है जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है, तो विल्सन महोदय को कहा जाता है। भारत में जैव विविधता का पिता रामदेव मिश्र को कहा जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। पूरे विश्व में जैव विविधता का पिता विल्सन महोदय को और भारत में जैव विविधता का पिता रामदेव मिश्र को कहा जाता है। अब कह रहा है जैव विविधता की शर्तें हैं, तो जैव विविधता की कौन कौन सी शर्तें हैं। तो पहला है वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है जैव विविधता कहलाता है, ठीक है ना। तो जैव विविधता की शर्तें हैं कि वहाँ पे विशेष जगह होगा जहाँ पे वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाएगा। दूसरा वह स्थान जहाँ विशेष वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो जैव विविधता की शर्तें हैं, पहला है वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। दूसरा है वह स्थान विशेष जहाँ पर वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और अगला कह रहा है पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होता है। तो जहाँ पे वर्ष भर सर्वाधिक तापमान पाया जाएगा वहाँ भी जैव विविधता पाया जाएगा और जहाँ पे वर्ष भर सर्वाधिक वर्षा होगी वहाँ पर भी जैव विविधता पाया जाएगा। और पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर पाया जाता है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो ये जो है 2 प्रकार के प्रश्न हैं, पूछ लेगा पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, पूछ देगा पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कह रहा है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल की शांत घाटी है। तो भारत में भी याद कर लीजिएगा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल की शांत घाटी है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिम घाट है, ठीक है ना, पश्चिमी घाट। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट है और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल की शांत घाटी है, ठीक है। और यहाँ पे नोट करके भी दिया है, आइए देखते हैं। जब आनुवांशिक कारणों से विविधता जन्म लेती है तो उसे आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं।
इसको भी आप याद रखिएगा कि जब आनुवंशिक कारणों से विविधता जन्म लेगी तो उसको आनुवंशिक जैव विविधता कहेंगे। अब कह रहा जैव विविधता का संरक्षण हमने पढ़ ही लिया। अब कह रहा जैव विविधता के ह्रास के कारण। तो जैव विविधता के ह्रास यानी जैव विविधता के नुकसान के कौन से कारण है? पहला जलवायु परिवर्तन है, दूसरा प्रदूषण है, तीसरा संक्रमण है, चौथा प्राकृतिक आवास का विनाश है। ठीक है ना। तो जैव विविधता के ह्रास के कारण भी पूछ सकता है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, संक्रमण, प्राकृतिक आवास का विनाश। ठीक है। तो यहाँ पे आइए जलवायु परिवर्तन को हल्का सा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप निचले मंडल में तापमान की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन का परिभाषा भी कहीं न कहीं पूछ सकता है कि जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप निचले मंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो उसको जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। और यहाँ कह भी रहा है जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि होने पर जैव विविधता प्रभावित होती है। इसको भी आप देखिएगा, लिख लीजिएगा नोट्स में। और अगला है जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो आइए देखते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट होता क्या है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना 1988 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन मायर ने किया था। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना 1988 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन मायर ने किया था। और अगला है भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र सुंडालैंड या निकोबार है। ठीक है ना। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2013 ईस्वी में घोषित किया गया था। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत पहला तो ये देख लीजिएगा कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना 1988 ईस्वी में डॉक्टर नॉर्मन मायर ने किया था। और भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र सुंडालैंड या निकोबार को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2013 ईस्वी में घोषित किया गया था।